Hello my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा बच्चा पार्टी। तो आज के सेशन में मैं आपको टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाली हूँ फ्रॉम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। पक्का से वीडियो को लाइक करना और आज का सेशन भी हर सेशन की तरह टिल दी एंड देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बच्चा पार्टी विद अ बिट ऑफ मोटिवेशन एज ऑलवेज। द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो will be our doubts of today. So the only limit is actually on doubting yourself. If you keep doubting on yourself, that will only stop you from success. So you should make sure कि आप खुद पे भरोसा रखो और मेहनत अच्छे से करते जाओ। ठीक है बच्चा पार्टी? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फॉलो योर निकी मैम ऑन इंस्टाग्राम, जिसका हैंडल मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, nikita_08 SAHU, and you can also join Vedantu's Class 9 Telegram channel now. The link is given to you in the description box, so it will be very useful for each one of you for daily notes, असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड वीकली लाइव स्ट्रीम्स। तो आपका कोई भी सेशन नहीं छूटेगा, बिकॉज अभी एग्जाम के टाइम में ईच एंड एवरी सेशन जो है वो 2 टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप हर सेशन टाइमली अटेंड करो। सो मेक श्योर यू एक्चुअली ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ द वेरी फर्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन। Why do we see water droplets collected on the outer surface of a glass container containing ice? So basically, अगर एक आपके पास ग्लास कंटेनर है, उसमें आइस है, ठीक है, बर्फ है। So थोड़े टाइम में आप देखोगे कि ये ग्लास कंटेनर के आउटर सरफेस में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चा पार्टी? सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भी अवश्य देना। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर? जो आपका वाटर वेपर है व्हिच इज present in the air, है ना? Water vapor will always be present in the air. So वो basically cold surface के contact में आके, इस glass के cold surface के contact में आके condense हो जाता है, right? इस वजह से जो आप water droplets है वो देख पाते हो इस glass के outer surface में. That is actually the reason. So what is written over here? The water vapor which is present in air, it comes in contact with the cold outer surface of the glass. जो चीज़ मैंने बोली, इस वजह से कंडेंसेशन हो जाता है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आप देख पाते हो ग्लास के आउटर सरफेस में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई प्यारे प्यारे प्रोटॉन्स आर्मी। नेक्स्ट, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बट इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस सॉलिड्स। व्हाई? तो लिक्विड्स और गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो, पर सॉलिड्स को कंप्रेस करना इजी नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बच्चा पार्टी? अगर मैं लिक्विड्स के बारे में बात करूं, लिक्विड्स, गैसेस और यहाँ पे आ गया सॉलिड्स, ठीक है। अब ये लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, सो देयर इज एक्चुअली स्पेस अवेलेबल बिटवीन देम, है ना, फॉर फ्री मोशन, है ना, स्पेस इज देयर बिटवीन देम, isn't it? तो इस वजह से जो आपका स्पेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, लिक्विड्स को आप कंप्रेस कर सकते हो। जब आप एक्चुअली प्रेशर लगाओगे तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है वो पास आ सकते हैं, राइट? इन द केस ऑफ गैसेस, पार्टिकल्स भाई बहुत दूर दूर होते हैं, भाई अच्छे से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नाच रहे हैं। सो इन दिस केस अगेन द स्पेस इज टू मच इन द केस ऑफ गैसेस, तो व्हेन यू अप्लाई प्रेशर यू कैन एक्चुअली ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोजर, ठीक है। तो स्पेस is more in the case of gases, that is actually maximum, you should specifically write, maximum होता है in the case of gases. अब solids के केस में बच्चा पार्टी क्या होता है? पार्टिकल्स का एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है और भाई इनके पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें बेसिकली स्पेस अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। सो देयर इज एक्चुअली नो स्पेस अवेलेबल इन द केस ऑफ सॉलिड्स, राइट? भाई जगह है ही नहीं, आप कितना प्रेशर लगाओगे, है ना? सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्रेस सॉलिड्स। कंपैरेटिवली इट्स पॉसिबल टू कंप्रेस लिक्विड्स एंड गैसेस, राइट? तो देख लेते हैं क्या लिखा है। लिक्विड्स एंड गैसेस हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर एक्सटर्नली on them, the molecules can come closer, therefore minimizing the space. तो लिक्विड्स और गैसेस के केस में जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस, मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आप प्रेशर लगाओगे तो जो पार्टिकल्स दूर दूर है वो क्या हो जाएंगे? पास आ जाएंगे, राइट? लेकिन सॉलिड्स के केस में क्या है? देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, इस वजह से उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्या है, ऑन अ हॉट सनी डे व्हाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। गर्मी के टाइम में चुपती चलती गर्मी, इन दैट पर्टिकुलर टाइम आपने देखा होगा कि लोग बेसिकली रूफ या ओपन ग्राउंड में पानी छिटकते हैं, ठीक है, दे एक्चुअली स्प्रिंकल वाटर, है ना। वाई बच्चों पार्टी, व्हाट इज द फिनोमिनन इन्वॉल्व ओवर हियर, देयर इज अ प्यारा सा फिनोमिनन व्हिच इज इवेपोरेशन, ठीक है। अब आप ग्राउंड में पानी, यू आर स्प्रिंकलिंग वाटर, सो व्हाट हैपेंस, द वाटर मॉलिक्यूल्स दे एक्चुअली एब्जॉर्ब हीट, है ना, वो हीट को एब्जॉर्ब करके फिर इवेपोरेट हो जाते हैं। अब इवेपोरेशन हुआ है मतलब कूलिंग भी होगा, इस वजह से गर्मी के टाइम में जो लोग हैं वो पानी छिटकते हैं, दे स्प्रिंकल वाटर ईदर ऑन द रूफ और ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन व्हिच कॉजेज कूलिंग, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है, हॉट सनी डे में जो द सरफेस ऑफ रूफ और ग्राउंड एब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड रिमेन्स हॉट। बिल्कुल, तो बेसिकली जो ग्राउंड है या आपका रूफ है दैट इज एक्चुअली एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब आप स्प्रिंकल कर रहे हो वाटर, सो वाटर एक्चुअली एब्जॉर्ब्स दिस हीट, राइट, एंड ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिस गेट्स इवेपोरेटेड। इवेपोरेशन हुआ है मतलब कि कूलिंग इफेक्ट भी होगा, दैट्स व्हाई दे एक्चुअली स्प्रिंकल वाटर। तो वही लिखा है, द वाटर एब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू इट्स लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड इट मेक्स द हॉट सरफेस कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होता है व्हेन एनी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर इज चेंजिंग इट्स स्टेट, या तो वो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या लिक्विड से गैसेस जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होता है बच्चा पार्टी, ड्यू टू अ वेरी प्यारा न्यारा सा फिनोमिनन व्हिच इज लैटेंट हीट, ठीक है। तो जो भी आप हीट दे रहे हो, द हीट व्हिच यू आर सप्लाइंग, सो दैट हीट इज एक्चुअली यूज्ड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज मैं आपको समझा रही हूँ, इट इज यूज्ड टू ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो, लेट्स कंसिडर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको देना चाहिए ताकि आपका सॉलिड स्टेट किस में चला जाए, लिक्विड स्टेट में। तो इस पर्टिकुलर केस में इनिशियली अगर मुझे आइस टू वाटर कन्वर्ट करना है, फॉर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम द टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो आप हीट दे रहे हो वो सॉलिड, जो इस केस में आइस के पार्टिकल्स होंगे, सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग यू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट, तो जो आइस के पार्टिकल्स है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उनके बीच में फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ के सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, दैट्स व्हाई जो टेम्परेचर है इट विल बी कांस्टेंट। अब सारे सॉलिड के पार्टिकल्स जब लिक्विड में चले गए फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। सो इनिशियली हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी यू आर प्रोवाइडिंग टू इट, इन दैट पर्टिकुलर केस वो हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं ताकि वो सॉलिड से किस में जाए, लिक्विड्स में जाए, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तोड़ के सॉलिड से लिक्विड में जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो वही लिखा है कि द होल हीट which we are providing to the substance to increase the temperature is used to break the intermolecular forces of attraction। तो जो भी आप heat actually supply कर रहे हो that is used to break the intermolecular forces of attraction, है ना। और ये जो heat है that is called as latent heat which gets absorbed or released during change of state। इस वजह से जो क्या है temperature रहता है आपका constant। Okay, next, what produces more severe burns, boiling water और steam। तो आपको कंपेयर करना है बॉइलिंग वाटर और स्टीम में से सीवियर बर्न कौन कॉज कर सकता है ज्यादा। तो मुझे सोच के बताओगे इसका आंसर चैट बॉक्स में कि बॉइलिंग वाटर और स्टीम में कौन ज्यादा सीवियर बर्न कॉज कर सकता है। दैट इज एक्चुअली स्टीम ड्यू टू इट्स लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। Okay, so when you are actually supplying heat energy, water will actually be converted to steam, and steam का latent heat of vaporization ज़्यादा है, energy ज़्यादा है, इस वजह से वो ज़्यादा severe burn cause करेगा, ठीक है। वही चीज़ लिखी है, steam and water they are actually having the same temperature which is 373 केल्विन, पर स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि एडिशनल एनर्जी है उसके पास, इस वजह से वो ज्यादा सीवियर बर्न कॉज कर सकता है, ठीक है। सो स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर।
ओके, नाउ बच्चा पार्टी, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चंस एंड ऑल, हम आपको फ्री प्रैक्टिस पेपर्स भी दे रहे हैं फॉर मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, द मोर कॉन्फिडेंट यू ऑल विल बी, राइट। Now, apart from that, you are also getting chapter-wise notes. सारे सब्जेक्ट्स के सारे YouTube सीरीज और डेली हैंड रिटन नोट्स जो आपके सेशंस हो रहे हैं, उसके भी हैंड रिटन नोट्स हम क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पक्का से आप चेकआउट कर लेना। यू हैव टू साइन इन, अगर आपने साइन इन नहीं किया है। वंस यू हैव साइंड इन, यू विल बी एबल टू एक्सेस द नोट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of cold food you have to go close. तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रीजन देना है कि जब गरम गरम खाना बन रहा होता है, ठीक है, इमेजिन करो कि आपकी मम्मी ने आपकी फेवरेट डिश बनाई है, तो उसकी स्मेल यू कैन गेट फ्रॉम सेवरल मीटर्स अवे। व्हाई इट इज सो? और जबकि कोल्ड फूड के लिए यू हैव टू गो नियर। We have a very प्यारा सा phenomenon which is diffusion, that is intermixing of particles, ठीक है, that is intermixing of particles, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो एक्चुअली फूड कुक हो रहा है वो उसके जो पार्टिकल्स है, उसके गैशियस पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर डिफ्यूज हो रहे हैं, वो स्प्रेड आउट कर रहे हैं। और गैसेस के केस में डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा होता है, राइट। दैट्स व्हाई आपको गर्म खाने की स्मेल बहुत दूर से आ जाती है, बिकॉज ऑफ अ वेरी प्यारा सा फिनोमिनन दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, विच इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। इस वजह से आपको जो गर्म खाने की स्मेल है वो दूर से आ जाती है। वेयर इन द कोल्ड फूड जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो एक्चुअली कम होता है, या आप बोलो ना के बराबर होता है, राइट। दैट्स व्हाई आपको उसकी स्मेल लेने के लिए उसके थोड़ा पास जाना पड़ता है। Okay, so the particles of matter, they possess kinetic energy and thus are constantly moving. At low temperature, kinetic energy is low and hence particles diffuse slowly. Cold food के केस में क्या है, टेम्परेचर जो है बेसिकली कम है, राइट, तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स स्लो होगा, बट आपने जब हीट दिया तो पार्टिकल्स का मोशन ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, राइट। सो इन द केस ऑफ हॉट फूड, द पार्टिकल्स आर हॉट आर ऑफ हॉट वेपर्स कमिंग आउट ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, जो कि एक फास्टर रेट में डिफ्यूज होता है, एंड देन यू कैन एक्चुअली स्मेल इट फ्रॉम अ सेवरल मीटर्स अवे। ओके, नेक्स्ट आपका है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वेयर इन समर। गर्मी के टाइम में कैसे टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। सो बच्चा पार्टी, वी शुड एक्चुअली वेयर कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में, गर्मी के केस में क्या होता है, कॉटन क्लोथ्स में they are very actually good absorber of water, ठीक है, they are good absorber of water or you can say sweat, ठीक है। इस वजह से वो स्वेट एब्जॉर्ब करता है। नाउ these sweat particles are exposed to the atmosphere, ठीक है, और when it is exposed to atmosphere, जो पार्टिकल्स है वो इवेपोरेट होते हैं, इवेपोरेशन हो जाता है, और इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो इस वजह से आपको जनरली कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए गर्मी के टाइम में। सो इन समर वी पर्सपायर मोर, वी स्वेट मोर, टू कीप अवर बॉडी कूल वी शुड एक्चुअली वेयर कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो वाटर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो स्वेट एब्जॉर्ब कर लिए। नाउ इट इज एक्चुअली गिवन टू द एटमॉस्फेयर, जब वो एटमॉस्फेयर में आ गया, गर्मी का टाइम है, इवेपोरेशन हो गया, इवेपोरेशन हुआ, फिर आपको लगेगा ठंडा ठंडा कूल, ठीक है। इस वजह से वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स। नेक्स्ट, give reason for the following observations. Naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. तो naphthalene balls के केस में बच्चा पार्टी, अगर वो solid से डायरेक्टली डिसअपियर हो रहा है, सॉलिड से गैशियस स्टेट में जा रहा है, मतलब कि इट इज एक्चुअली गोइंग अ प्रोसेस, अंडरगोइंग अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, है ना, सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में जा रहा है। नेक्स्ट, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स व्हिच इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। जो परफ्यूम के जो गैशियस पार्टिकल्स है वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप होकर इवनली स्प्रेड आउट हो रहे हैं, इस वजह से आपको परफ्यूम की स्मेल आएगी, that is due to the process of diffusion. तो naphthalene balls disappear होते हैं because they are actually going a process of sublimation, solid से directly vapor state में change हो जा रहे हैं without leaving any solid, right? अब perfume की smell आपको दूर से क्यों आ जाती है? Because perfume actually उसमें एक volatile solvent present होता है, particles उसके जो है बहुत easily spread out होते हैं, and they are actually mixing with the particles of air and they are spreading out evenly. ठीक है, मैं परफ्यूम का मैंने बोला था द पार्टिकल्स एक्चुअली आर मिक्सिंग विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर।
ठीक है, हाँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ड्राई आइस? सो ड्राई आइस आपका है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ड्राई आइस। हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। ओके, नेक्स्ट आपका है राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो आपको डिफरेंस बताना है इवेपोरेशन और बॉइलिंग के केस में। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सो बॉइलिंग जो है आपका एक बल्क फिनोमिनन है दैट एक्चुअली हैपेंस इन द एंटायर सिस्टम। इवेपोरेशन आपका एक सरफेस फिनोमिनन है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं आपके सरफेस पे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इजिली इवेपोरेट हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो सिंस बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, तो पार्टिकल्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं बल्क में वो एक्चुअली चेंज होते हैं आपके वेपर स्टेट में। इस केस में क्या है, जो सरफेस में जो पार्टिकल्स होते हैं दे गेन एनर्जी टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फिर वो लिक्विड से किस में चले जाते हैं, गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। बॉइलिंग स्पेसिफिकली एक बॉइलिंग पॉइंट पे स्टार्ट होता है, इवेपोरेशन की स्टार्ट होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। सो दीज आर एक्चुअली 3 differences between evaporation and boiling. Which state of matter is compressible? So कौन सा state of matter compressible है? You can actually compress liquids, gases both, right? Gases also can be liquefied, right, at a specific condition which is low temperature, high pressure. तो both liquids and gases can be compressible. तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर आपको बता दिया ऑलरेडी। इसका आप एक्सप्लेनेशन मुझे चैट बॉक्स में जरूर देना। Okay, so that's it from my side बच्चा पार्टी। I hope all of you have found today's session very useful. पक्का से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना सेशन को if you have not, and definitely share it with your friends as well. इस होमवर्क का आंसर मैंने डिस्कस कर लिया है, स्टिल मेक श्योर कि आप मुझे एक्सप्लेनेशन दो इन द चैट बॉक्स और बताना आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है। So see you very very soon बच्चा पार्टी, all the best, bye bye.